प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस से रिलेटेड एग्जांपल्स कर रहे थे। नेक्स्ट जो हम लोगों ने एग्जांपल करनी है वो है एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में आपको एक मैट्रिक्स स्कीमा दिया गया है जिसका ऑर्डर है 3, या फिर आप 3x3 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आपको पता है ऑर्डर जो है आप सिंपली एक नंबर लिख के भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो पूरे का पूरा 3x3 आपको इस तरह ऑर्डर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है। तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो आपको गिवन दिया गया है। हम लोगों ने उस मैट्रिक्स का क्यूब फाइंड आउट करना है, मीन्स ए क्यूब फाइंड आउट करना है। तो ए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है इन जनरल अगर हम लोगों ने ए की पावर n फाइंड आउट करनी हो तो वो किसके इक्वल होता है, n टाइम्स जो है वो ए को मल्टीप्लाई करते हैं खुद के साथ ही। तो ए को जब n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दी एंड हमें ए की पावर n का आंसर जो है मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम लोगों ने ए स्क्वायर वैल्यूड करना है तो 2 टाइम्स जो है वो ए को जो है वो खुद के साथ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए स्क्वायर का आंसर मिलेगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने ए क्यूब का आंसर इवेल्यूट करना है तो क्या करना होगा, 3 टाइम्स जो है वो ए को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ये आपके पास ए क्यूब का आंसर है। तो 3 बार ए को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बार डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 टाइम्स जो है वो ए को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, आपको ए स्क्वायर का आंसर मिलेगा। उसके बाद जो आंसर आएगा आपने उसको अगेन जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इन दी एंड आपको ए क्यूब का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा टारगेट यही है, क्योंकि हम लोगों ने ए क्यूब फाइंड करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जब आपको ए स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा तो उसको अगेन जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें ए क्यूब का आंसर जो है वो मिल जाए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए को गिवन दिया गया है, सबसे पहले हम लोगों ने इस मैट्रिक्स ए का स्क्वायर फाइंड करना है, मीन्स इसी मैट्रिक्स ए को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। और दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रीवियस मीटिंग्स में हम जो है वो इससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे प्रैक्टिस के लिए। तो आज अगेन उसकी प्रैक्टिस करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखा हुआ है आप लोगों ने सबसे पहले उसकी एक रो कंसिडर कर लेनी है, और फिर इस रो को जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है जिसको हम दूसरा मैट्रिक्स पढ़ते हैं, तो पहले मैट्रिक्स की एक रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ आप लोगों ने क्या करना है, बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। आपको इस तरह फिर 3 टर्म जो है वो अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स की मिलेंगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, या आपके पास सेकंड है, ये थर्ड टर्म है। तो पहले मैट्रिक्स की हर रो को बारी बारी दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के इस कॉलम के साथ। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट रो है उसकी जो फर्स्ट एंट्री है 1, उसको जो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है उसकी फर्स्ट एंट्री 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह जो सेकंड एंट्री है उसको सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का सिंबल लगाने के बाद साथ में 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो +5 आ जाएगा। उसके बाद अगेन प्लस का सिंबल लगाएंगे। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में जब भी आप रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने के करते हुए साथ में आप लोगों ने प्लस का सिंबल जो है लाजमी लगाना है। उसके बाद जो थर्ड एंट्री 3 है उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -6। तो ये क्या किया आप लोगों ने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1। उसके बाद प्लस का सिंबल खुद से लगाएंगे। फिर अगेन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास 2 आएगा। उसके बाद अगेन प्लस का सिंबल लगाएंगे। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा -3। तो ये क्या कर दिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के जो लास्ट कॉलम है थर्ड कॉलम है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा और साथ में प्लस का सिंबल जो है खुद से लगा देंगे। उसके बाद 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास 6 आएगा, तो साथ में प्लस का सिंबल जो है अगेन लगा देंगे। उसके बाद 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -9। तो ये क्या किया है, फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 3 कॉलम थे, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये 3 आंसर जो है वो मिल गए हैं। अब इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हम लोगों ने क्या करना है, जो सेकंड रो है अब उसको जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले सेकंड रो को जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आएगा, साथ में प्लस का सिंबल खुद से लगाएंगे। उसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 10 आएगा, तो ये आपके पास 5 + 10 बन जाएगा और फिर अगेन उसके बाद प्लस का सिंबल खुद से लगाएंगे। उसके बाद जो सेकंड रो की लास्ट एंट्री है उसको दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम जो है उसकी लास्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -12। तो ये क्या किया है, फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। अब इसी तरह इसी सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को जब दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। उसके बाद अगेन अब थर्ड रो की तरफ मूव करते हैं। थर्ड रो आपके पास ये वाली है, इसको फिर से उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि इस रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड रो को जब हम दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आएगा -2। उसके बाद प्लस का सिंबल खुद से लगाना है। उसके बाद -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा -5 और प्लस का सिंबल अगेन खुद से लगाना है। उसके बाद जो लास्ट एंट्री -3 है, -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास +6 आ जाएगा। तो ये क्या किया है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है और आपके पास आंसर जो है ये क्वांटिटी आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये आपके पास जो थर्ड रो है इसको अब हम लोगों ने दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। उसी तरह इसी थर्ड रो को जब मैट्रिक्स के लास्ट वाला कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का वे, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब ये जो टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो प्लस -6 वो -6 ही होता है, प्लस -3 वो -3 ही होता है, इस तरह प्लस -9 वो -9 ही होता है। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सभी टर्म्स को तो आपके पास जो है वो ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इन दी हमें जो है वो ए स्क्वायर का आंसर मिल सके। तो 1 + 5 6 के इक्वल होता है और 6 - 6 0 के इक्वल, तो यहाँ पे आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 + 2 3 के इक्वल है और 3 - 3 वो भी 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 6 + 3 9 और 9 - 9 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसके बाद 10 और +5 15 और 15 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा +3, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। उसके बाद 5 + 4 9 और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आएगा। इसी तरह बाकी टर्म्स का भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो ये वाली टर्म्स जो है वो आ जाएंगी। तो ये आपका मिल गया है ए स्क्वायर का आंसर और हम लोगों ने फाइंड आउट करना था ए क्यूब का आंसर। तो हमें पता है ए क्यूब का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर का जो भी आंसर आएगा उसको अगेन जो है हम लोगों ने मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब ए स्क्वायर के आंसर को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में ए क्यूब का आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ए क्यूब का आंसर जो है वैल्यूड किया हुआ है, ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए क्यूब जो है मिल जाएगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है जो भी हम लोगों ने यहाँ पे इवेल्यूट की है। तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे
उसकी ए स्क्वायर की जो वैल्यू हम लोगों ने इवेल्यूट की थी ये वाली, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स ए है उसको ए के साथ ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करनी है जो कि यहाँ पे गलत पुट की हुई है, तो हम इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए की है आपके पास, मैट्रिक्स ए है आपके पास, ये वाला मैट्रिक्स आपको स्क्रीन में लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि हम बाद में कैलकुलेशन कर सके। मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 1 3, उसके बाद 5 2 और 6, उसके बाद -2 -1 और -3, ये है आपके पास मैट्रिक्स ए। अब चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो हम लोगों ने क्या करना था, ए स्क्वायर को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो ये तो आ गया आपके पास ए स्क्वायर का आंसर, लेकिन ये जो है ये मैट्रिक्स ए नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसको यहाँ पे से जो है वो ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह जो है वो इस मैट्रिक्स को जो है वो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये आपके पास मैट्रिक्स ए है जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस ए स्क्वायर के आंसर को या ए स्क्वायर को इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करनी है जैसे अभी हम लोगों ने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करके की थी, कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी हर रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ जो है बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैट्रिक्स जो ए स्क्वायर है उसकी सबसे पहले फर्स्ट रो को कंसिडर करते हैं। उसकी फर्स्ट रो क्या, उसमें सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हैं। जब मैट्रिक्स ए स्क्वायर की फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ए स्क्वायर की फर्स्ट रो की हर एंट्री ज़ीरो है, जब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी कॉलम्स की एंट्रीज के साथ, तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आपके पास हमेशा जो है वो ज़ीरो आया है। उसके बाद फर्स्ट रो को, इसमें अगेन आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं सारे ही ज़ीरो एलिमेंट हैं, उनको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। इसी तरह जो फर्स्ट रो है उसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास इन दी एंड आंसर जो है वो ज़ीरो ही आएगा। तो ये फर्स्ट रो को क्या कर दिया है, दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोगों ने लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड रो की तरफ जो है मूव कर जाना है। सेकंड रो स्क्वायर की आपके पास है 3 3 और 9। इस सेकंड रो को दूसरा मैट्रिक्स जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स ए है, वो उसके हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मीन्स फर्स्ट एंट्री को जो है वो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3। उसके बाद प्लस का सिंबल खुद से लगाएंगे। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है 3, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 15 आएगा। उसके बाद अगेन प्लस का सिंबल खुद से लगाएंगे। उसके बाद जो लास्ट एंट्री 9 है उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -18। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स जो कि ए था उसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी सेकंड रो को जो दूसरा मैट्रिक्स है ए उसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे 3 आएगा, साथ में प्लस का सिंबल खुद से लगा देंगे। उसके बाद फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 6 आएगा, अगेन साथ में प्लस का सिंबल लगा देंगे। और 9 को जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -9। तो ये क्या कर दिया है, पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया है। उसके बाद इसी तरह जो पहला मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने ये वाला यहाँ से लिख देना है। तो ये आपकी सेकंड रो का प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने थर्ड रो की तरफ चले जाना है। थर्ड रो के ऊपर भी जो है वो सेम प्रोसीजर जो अप्लाई करते हुए मीन्स के थर्ड रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके जो आंसर आएंगे उनको आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट उसके बाद सिम्प्लीफिकेशन करनी है। सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं। पहली टर्म्स, पहली रो की जो जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या बन रही हैं, ज़ीरो बन रही हैं। तो उनकी जगह सभी की जगह यहाँ पे 0 0 एज इट इज़ आएगा, जो कि बाद में आंसर भी यहाँ पे 0 0 ही लिख दिया है। उसके बाद अगर दूसरों की बात करें
तो 3 प्लस 15 18 की इक्वल होता है, और 18 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी आपके पास 0 आ गया। उसके बाद 3 प्लस 6 9, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया आपके पास। और 9 प्लस 18 27, और 27 में से 27 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रो की तरफ मूव करें तो -1 और -5 ये -6 की इक्वल होता है, और -6 और +6 वो 0 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह आप बाकी टर्म्स का आंसर इवेल्यूट करेंगे तो उनका आंसर भी आपके पास 0 0 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ओवरऑल इन दी एंड आप लोगों ने क्या कर लिया, ए क्यूब का आंसर इवेल्यूट कर लिया है, और ए क्यूब का आंसर आपके पास आया है एक नल मैट्रिक्स। तो आंसर चाहे जो मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ए क्यूब का आंसर इवेल्यूट करने के लिए कहा गया था, हम लोगों ने गिवन मैट्रिक्स ए को यूज़ करते हुए ए क्यूब का आंसर जो है इवेल्युएट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें ये कहा गया है, शो करें कि जब इन दो मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा आर इंटू I3। आर क्या है, आर एक नंबर है जो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। और I3 क्या है, I3 आपके पास 3x3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, वो क्या है आपके पास, ये वाला मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, और डायगोनल एंट्रीज आपके पास जो है वो 1 1 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास सारी की सारी 0 है। तो ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो I3 का मतलब है 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह I2 का मतलब ये होता है 2x2 का ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इन जनरल IN का मतलब ये होता है n×n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रूव करें कि इंडियन आंसर आपके पास आता है R मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये प्रूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 में। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसकी फर्स्ट रो को जो है कंसिडर कर लेंगे, और उसको जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके हर कॉलम के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है सबसे पहले उसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे, और फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की करनी है। तो सबसे पहले जो पहली एंट्री है आर कास अल्फ़ा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे काज अल्फ़ा के साथ। तो आर काज अल्फ़ा को जब हम काज अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा आर काज स्क्वायर अल्फ़ा, और साथ में प्लस का सिंबल जो है यहाँ पे आ जाएगा, कि काज अल्फ़ा यहाँ पे भी है और काज अल्फ़ा यहाँ पे भी है। दो काज अल्फ़ा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो काज स्क्वायर बन जाएगा, और आर की वैल्यू जो है एक ही टर्म में आ रही है, तो आर का स्क्वायर तो नहीं आएगा लेकिन काज अल्फ़ा का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा आर काज स्क्वायर अल्फ़ा, और साथ में प्लस का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जीरो को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो जीरो आ जाएगा, और साथ में प्लस का सिंबल अगेन आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड एंट्री है माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा को जब हम माइनस आर साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास प्लस आ जाएगा, और साइन अल्फ़ा जब आर साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा आर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये क्या कर दिया है, फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया है। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, इसी फर्स्ट रो को जो है दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब हम लोगों ने इसी फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। जब फर्स्ट एंट्री को आर का अल्फ़ा को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा ज़ीरो, साथ में प्लस का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास अगेन ज़ीरो आएगा, और साथ में प्लस का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाली एंट्री है माइनस साइन अल्फ़ा, इसको जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास अगेन ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगेन इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फर्स्ट रो को जो है हम थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है यहाँ पे आर का अल्फ़ा, इसको साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा आर साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, और साथ में प्लस का सिंबल आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। उसके बाद प्लस का सिंबल खुद से लगाना है यहाँ पे। फिर माइनस साइन अल्फ़ा को जब हम प्लस आर काज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, जो कि इस प्लस के साथ मिलके जो है वो इन दी एंड माइनस ही बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे उन्होंने जो है वो डायरेक्टली जो है वो माइनस आर साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा जो है वो लिख दिया है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, जो पहला मैट्रिक्स था उसकी फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करते आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड रो कंसिडर करनी है और सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ज़ीरो को काज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। आर को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा और ज़ीरो को जब हम माइनस आर साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। उसके बाद नेक्स्ट इसी सेकंड रो को जब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा और साथ में प्लस का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद आर जो है जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आर ही आएगा और साथ में अगेन प्लस का सिंबल आ जाएगा। और जब ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो प्लस आर प्लस ज़ीरो। इसी तरह आप लोगों ने सेकंड रो को जो है दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा आपने उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद थर्ड रो की बारी आएगी। थर्ड रो को अगेन कंसिडर कर लेंगे जैसे हम लोगों ने पहली और दूसरी रो को कंसिडर किया था। तो थर्ड रो को क्या करना है, दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ जो है बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आर साइन अल्फ़ा को जब हम काज अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा आर साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, साथ में प्लस का सिंबल आएगा। उसके बाद ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट काज अल्फ़ा को जब हम माइनस आर साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस आर साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। तो ये क्या किया हम लोगों ने, थर्ड रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी थर्ड रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के आंसर जो है वो ये वाले आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करनी है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर का स्केयर अल्फा प्लस जीरो प्लस आर साइन स्केयर अल्फा, तो जीरो ऐड हो रहा है तो जीरो के ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो को हम यहाँ पे जो स्किप कर सकते हैं। इन दी एंड आपके पास ये जो क्वांटिटी बन जाएगी वो बन जाएगी आर का स्केयर अल्फा प्लस आर साइन स्केयर अल्फा, और दोनों दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, आर का स्केयर अल्फा प्लस आर साइन स्केयर अल्फा, और दोनों टर्म्स में ही आर जो है वो सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में से आर कॉमन ले लेंगे। जब आर कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में आपको कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा और प्लस दूसरे टर्म में से आपको जो है वो साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो बाकी बच जाएगा। तो आर कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरे टर्म में तीन ही जीरो आपस में ऐड हो रहे हैं, आंसर आपके पास जो है वो जीरो आ जाएगा। और जो थर्ड टर्म की अगर बात करें तो थर्ड टर्म में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है प्लस आर साइन अल्फा काज अल्फा, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस आर साइन अल्फा काज अल्फा। तो दो टर्म्स आपस में जो है वो डिफरेंट साइन के साथ जो है वो ऐड हो रही हैं, एक टर्म प्लस वाली है दूसरी माइनस वाली है। तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, दरमियान में जीरो भी ऐड हो रहा है। तो इन दी एंड आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट रो का आंसर। थर्ड रो में पहली एंट्री का आंसर जीरो है, दूसरी एंट्री का आंसर आर है और थर्ड एंट्री का आंसर भी जीरो है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है इन दी एंड सिंप्लीफाई करके। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रो की बारी करते हैं। थर्ड रो में अगेन देखें दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, एक टर्म प्लस वाली है दूसरा माइनस वाली है। तो आर प्लस आर साइन अल्फा काज अल्फा माइनस आर साइन अल्फा काज अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद इन दी एंड आंसर आपको मिल जाएगा जीरो। दूसरे टर्म का आंसर भी यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और जो थर्ड टर्म है उसमें से भी हम क्या करेंगे, आर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर का स्क्वायर अल्फा में से आर कॉमन ले लेंगे। जब आर कॉमन ले लेंगे तो आपको ये वाली क्वांटिटी जो है ब्रैकेट में मिल जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक का जो है ये वाला रिजल्ट जो है यूज़ करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन, कि कोई भी एंगल हो आपके पास, चाहे वो एंगल थीटा हो, चाहे वो एंगल बीटा हो, चाहे वो एंगल अल्फा हो, जब भी आप किसी एक फिक्स एंगल का
साइन स्क्वायर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एंगल आपके पास थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोई एक एंगल का जब हम हमेशा जो है वो साइन स्क्वायर भी लेंगे कॉस स्क्वायर भी लेंगे, उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमेशा जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा, एंगल चाहे जो मर्जी हो। ये एक जनरल रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री में। चाहे आप साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर को ऐड करें या कॉस स्क्वायर में आप साइन स्क्वायर को ऐड करें, एंगल अगर आपके पास सेम है, दोनों ये जो इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गैमा हो चाहे कोई पर्टिकुलर एंगल हो जैसे 45 हो या 30 हो, एंगल यहाँ पे अगर फिक्स है, यहाँ पे भी यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल वही एंगल अगर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है और उनको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइंड करके लोगों ने उनको आपस में ऐड किया है, तो जनरली हमेशा जो है वो आपके पास आंसर जो है वो इस सम का 1 के इक्वल ही आता है। तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि दोनों एंगल सेम ही है, cos स्क्वायर में भी एंगल अल्फा ही है, साइन स्क्वायर में भी एंगल अल्फा ही है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी आ रही है इसका आंसर हमारे पास जो है 1 के इक्वल बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो ब्रैकेट में क्वांटिटी आ रही है इसका आंसर भी हमारे पास 1 के इक्वल बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, आर के साथ यहाँ पे क्या 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आर इंटू वन वो आर ही आ जाएगा, ये आर पहले वैसे ही मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे भी आर के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो जो आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है रिजल्ट उसमें देख सकते हैं सारी की सारी नॉन डायगोनल एंटीज जो हैं वो 0 हैं, और जो डायगोनल एंटीज हैं उनमें आर सेम आ रहा है। तो इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से हम क्या कर सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं। किसी मैट्रिक्स में से आर कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उसकी हर एंटी में से हम लेंगे क्या करना होगा, आर कॉमन लेना होगा। तो जो क्योंकि जो नॉन डायगोनल एंटीज में क्योंकि 0 आ रहा है तो उनमें से अगर हम आर कॉमन ले भी लेंगे तभी आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। लेकिन जो डायगोनल एंटीज है उनमें से जब हम आर कॉमन लेंगे तो क्यों 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 क्योंकि वहाँ पे आर पहले से मौजूद है, जब आर कॉमन लेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो है वो 1 1 1 जो है वो बच जाएगा। तो मैट्रिक्स में से जब आप का आर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स की शेप बनेगी वो ये वाली बन जाएगी कॉमन लेने के बाद। आप चाहे तो आर को दोबारा फिर से जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आर को दोबारा फिर से इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका दोबारा फिर से यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर दोबारा फिर से यही आंसर आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो कॉमन लिया था आर को मैट्रिक्स में से वो सही लिया है, क्योंकि वापस फिर जब आप आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वही ऊपर वाला मैट्रिक्स आ रहा है जिसमें से आप लोगों ने आर कॉमन लिया था। तो अगर आप आर को मल्टीप्लाई करना चाहें तो आर मैट्रिक्स की हर एंटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब आर जीरो वाली एंटीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास जीरो ही रहेगा, और जब आर आपके पास डायगोनल एंटीज के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 के साथ तो आंसर आपके पास जो है यहाँ पे डायगोनल में आर 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 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपने जो कॉमन लिया है वो मैट्रिक्स में से आर वो सही लिया है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। आर तो आपके पास एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बन गया ये वाला ये आपके पास बन गया है 3 × 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग जो है वो I3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस मैट्रिक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, I3 लिख देंगे। तो इंडियन आंसर आपके पास जो आ जाएगा R इंटू I3, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि हमें जो भी मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया था कि इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमें जिन भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद कहा गया था कि आंसर आपके पास जो है वो इस क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए, हम लोगों ने उनको मल्टीप्लाई करके प्रूव कर दिया है कि वाकई हमारा आंसर जो है वो इन क्वांटिटीज के इक्वल ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में आप लोगों को दो मैट्रिसेस गिवन दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इन मैट्रिसेस के जो है वो दो दो बार ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और चेक करें कि आंसर आपके पास जो है वो वापस फिर से वही मैट्रिसेस आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये आपके पास एक जनरल रिजल्ट है, मैंने आपको बताया था आप लोगों को अगर याद हो। तो जब भी आप कोई मैट्रिक्स लें, फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक्स को डी लेते हैं, जब आप उसका एक बार ट्रांसपोज लेंगे उस मैट्रिक्स का तो आपको कोई ना कोई आंसर जो है मिल जाएगा। उसके बाद जब उस डी के ट्रांसपोज जो कि आपको नया मैट्रिक्स मिला है उसका आप दोबारा फिर से जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको फिर वही मैट्रिक्स डी जो है वो दोबारा फिर से जो है वो मिल जाएगा जो जिससे आप लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये जनरल रिजल्ट है, ये हमेशा होल्ड करता है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसफर लेते हैं तो जब दूसरी बार ट्रांसफर लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर से जो है वो मिल जाता है, चाहे वो जो मर्जी मैट्रिक्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसफर लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स दोबारा फिर से मिल जाता है हमेशा। और यही बात उन्होंने एग्जाम्पल में भी यहाँ पे की हुई है, आपको दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बी है। और दोनों मैट्रिक्स के केस में उन्होंने कहा कि जब
दोनों मैट्रिक्स का आप 2 बार ट्रांसपोज़ लेंगे, जब ए का ट्रांसपोज़ लेंगे 2 बार तो आपको वापस फिर से जो है मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, और जब आप मैट्रिक्स बी का 2 बार ट्रांसपोज़ लेंगे तो आपको फिर से मैट्रिक्स बी जो है वो मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज़ लेने आप लोगों को आते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये वाली एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है। जैसे आप देखें यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज़ लिया है, यहाँ पे ट्रांसपोज़ ले लिया है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जो है वो ये उसके ट्रांसपोज़ का आंसर लिख दिया है। ऊपर टी लिखने का मतलब ये है कि हम लोगों ने ट्रांसपोज़ ले लिया है, और जब रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ट्रांसपोज़ जो है वो उस मैट्रिक्स का उसका आंसर जो है फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपके पास आंसर आ गया ए के ट्रांसपोज़ का आंसर। उसके बाद ये जो आपका आंसर आया है इसको आप लोगों ने दोबारा फिर से ट्रांसपोज़ लेना है। तो ये जो आपके पास ए के ट्रांसपोज़ का आंसर आया है, इसको जब दोबारा फिर से ट्रांसपोज़ लेंगे तो पहली रो जो है वो पहले कॉलम में चेंज हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी रो है आपके पास वो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। इन दी एंड आपके पास जब 2 बार ट्रांसपोज़ लेंगे तो आपको ये वाला मैट्रिक्स जो है वो मिलेगा। अगर आप इस मैट्रिक्स को अब मैट्रिक्स ए के साथ कंपेयर करेंगे तो देखेंगे मैट्रिक्स ए आपके पास ये वाला है, और जो आपके पास आंसर आया है वो भी क्या है, वो मैट्रिक्स ए ही आया है। तो यहाँ पे लिख दिया इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो किसी मैट्रिक्स का जब आप 2 बार ट्रांसफर लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर से मिल जाता है। इसको आप बी के केस में भी इस तरह चेक कर सकते हैं, और कोई भी मैट्रिक्स अपनी मर्ज़ी से चाहे जो मर्ज़ी मैट्रिक्स लें उसके केस में आप चेक कर सकते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसफर लेते हैं तो आपको इन द एंड वही मैट्रिक्स जो है वो आंसर में मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन जो है वो 11 तक जो है वो करने के लिए दिए थे, और इनमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्किप करवा दिया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन दिया गया है, इसकी पावर 4 आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। पावर 4 फाइंड आउट करने का क्या मतलब है? ए की पावर 4 फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि ए को जो है आप लोगों ने 4 बार जो है वो खुद से मल्टीप्लाई करना है, और 4 बार खुद से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, पहले ए का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है? मीन्स कि ए को पहले आप लोगों ने 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो आपको ए का स्क्वायर मिलेगा। उस ए के स्क्वायर को आप लोगों ने क्या करना है, फिर ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके पास आंसर आ गया होगा। ठीक है? मीन्स आप लोग सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जब आपको ए स्क्वायर का आंसर कोई ना कोई मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसी ए स्क्वायर को दोबारा फिर से जो है ये आपके पास आंसर आया है ए स्क्वायर का, उसके साथ फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो आपके पास आंसर आएगा ए स्क्वायर का, इसको दोबारा फिर खुद से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ए की पावर 4 का आंसर जो है वो मिल जाएगा, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ए की पावर 4 यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जब ए की पावर 4 फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोगों ने ये शो करना है कि वो जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या आएगा, I2 आएगा। अब I2 क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, I2 आपके पास 2x2 का डंटी मैट्रिक्स है। तो 2x2 ऑर्डर का डंटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हों, उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है आपके पास 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है 0 हो। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है I2 2x2 ऑर्डर का डंटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि ए की पावर 4 फाइंड आउट करें, ए जो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है इसको यूज़ करते हुए, और फिर शो करें कि आपका आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है, आंसर आपका इस मैट्रिक्स के इक्वल आता है, या फिर कह लें कि I2 के इक्वल आता है। तो ये आप लोगों ने अब खुद जो है वो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ए की पावर 4 फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद, और इन दी एंड आपका आंसर जो है वो I2 आना चाहिए। अगर I2 आता है तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सही है, आपने सॉल्व कर लिया है। अगर I2 नहीं आता तो इसका मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन में कोई गलती जो है कर दी है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि शो करना है इसके इक्वल आपका आंसर जो है वो आता है। तो जो उसने बता दिया है कि आपका आंसर ए की पावर 4 का I2 के इक्वल आता है, आप लोगों ने शो करना है, तो आपका आंसर भी वही आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो अपनी कैलकुलेशन को जो है वो चेक करें और देखें कहाँ भी मिस्टेक है और उसको सही करें। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ रिजल्ट्स हमें दिए गए हैं जो कि होल्ड नहीं करते, तो इन रिजल्ट का प्रूफ जो है हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।